बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक काइंड्स ऑफ ट्रेनिंग और चैप्टर मैनेजमेंट का है स्टाफिंग। तो काइंड्स ऑफ ट्रेनिंग में देखना ये है कि स्टाफ को हम किस तरीके से ट्रेन कर सकते हैं। पेज नंबर 79 काइंड ऑफ ट्रेनिंग में सबसे पहले देखना है काइंड्स ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग। तो स्टाफ को आपने ट्रेन करना है टाइम बाय टाइम और न्यू मेथड से उनको ओरिएंट करना है, उनको समझाना है कि किस तरीके से बिज़नेस में काम किया जाएगा, नए तरीक़ेकार कौन से मौजूद हैं जिससे एफिशिएंसी और अचीव हो सकती है। दोनों लोग पार्टीज़ का फ़ायदा है इसमें। सबसे पहले कंपनी का ये फ़ायदा है कि उसका स्टाफ मज़ीद ट्रेन होकर मज़ीद एफिशिएंट परफॉर्मेंस देगा और स्टाफ का ये फ़ायदा है कि वो अपनी स्किल्स को बढ़ा सकता है ट्रेनिंग के बाद। तो पेज नंबर 79 काइंड्स ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग। नंबर 1 इज़ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। किस तरीके से ट्रेनिंग करवाई जाती है अप्रेंटिसशिप के थ्रू। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का मतलब ये है कि स्टाफ न्यूली हायर्ड हुआ, फ्रेश स्टाफ है, उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। न्यूली हायर्ड स्टाफ सबसे पहले उसको समझाया जाता है, फील्ड से रिलेटेड कुछ चीज़ें समझाई जाती हैं और थियोरेटिकली भी और प्रैक्टिकली भी। उस स्टाफ को समझाया जाता है कि उसने किस तरीके से काम करना है। तो फॉर एग्जांपल अगर बिल्कुल न्यूली हायर्ड स्टाफ है अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, सबसे पहले उसको थोड़ी बहुत नो हाउ दी जाएगी किस तरीके से सिस्टम में अकाउंटिंग एंट्रीज़ होती हैं या किस तरीके से बिज़नेस ट्रांजैक्शन को अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है। साथ साथ उसको थोड़ी बहुत सॉफ्टवेयर की नॉलेज देंगे, जैसे अकाउंट्स के कोई सॉफ्टवेयर पीचट्री या बिजी सॉफ्टवेयर हो सकता है, कोई और सॉफ्टवेयर भी हो। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में नो हाउ देनी है। इसके अलावा मैनुअली अगर किसी किस्म की एंट्री रिकॉर्ड हो रही हैं और कोई ख़ास वाउचर्स बनाने तो उसके बारे में उनको बताएंगे। इसके अलावा एक्सेल पे अगर किसी किस्म की वर्किंग्स बनानी है तो इसके ऊपर भी थोड़ी बहुत उनसे बातचीत होगी और उनको समझाया जाएगा। फिर किसी सीनियर के सुपुर्द कर दिया जाएगा जिसके अंडर में वो देखा करेंगे किस तरीके से काम हो रहा है। 3 से 4 दिन 6 दिन डिपेंड करता है किस तरीके की टास्क है, तो 6-8 दिन 10 दिन तक की उनकी ट्रेनिंग चलेगी। सीनियर किसी एम्प्लॉई के साथ वो काम कर रहे होंगे या उनको देख रहे होंगे सिर्फ, या उनसे लर्निंग कर रहे होंगे। 8 से 10 दिन 12 दिन 15 दिन के बाद फिर उनको मौका दिया जाएगा कि वो कुछ डमी एंट्रीज़ कर लें या किस तरीके से वो एवेल्यूएट कर सकते हैं कि बिज़नेस ट्रांजैक्शन को कब कब कैसे कैसे अकाउंट फॉर किया जाए अकाउंट्स में। और एक वक्त ऐसा आएगा कि फिर उनको कुछ एंट्रीज़ करने का मौका दिया जाएगा। 4 से 5 एंट्रीज़ डेली की वो कर लेंगी, या कोई ऐसी एंट्रीज़ जो कि बहुत रेगुलरली होती हैं, जैसे कि सेल्स की अगर एंट्री रेगुलरली होती है तो अकाउंट्स रिसीवेबल और सेल्स की एंट्री किस तरीके से रिकॉर्ड होगी, कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगी। रिसीवेबल अकाउंट का मैनेज कर रहे होंगे, सेल्स के अकाउंट्स का मैनेज कर रहे होंगे। फिर इसके अलावा कोई वाउचर्स अगर बनेंगे, सेल्स इनवॉइस अगर निकलेगी तो उसको कैसे ट्रीट करना है। अगर टैक्स डिडक्ट किया गया है तो टैक्स डिडक्शन को कहाँ पे लेके जाना है। ये तमाम की तमाम चीज़ें आती हैं अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में। तो अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम का मतलब ये है कि बिल्कुल फ्रेश न्यूली हायर्ड स्टाफ को आप बिल्कुल ज़ीरो स्क्रैच लेवल से शुरू करते हैं बताना, ग्रास रूट लेवल से अकाउंटिंग किस तरीके से होती है। थियोरेटिकली हो सकता है कि वो पढ़ के आए होते हैं, तो प्रैक्टिकली देखा जाता है कि किस तरीके से अकाउंट्स सिर्फ एंट्री पास करने का नाम नहीं है, बल्कि एक सिस्टम के थ्रू हमने अकाउंट्स लेके चलना होता है। तो कौन से वाउचर्स बनेंगे, कौन सी पार्टीज़ हैं जो कि उस अकाउंट से डील करती हैं। फॉर एग्जांपल सेल्स डील करता है ज़्यादातर मार्केटिंग या सेलिंग डिपार्टमेंट से, और रिसीवेबल डील करता है ज़्यादातर फाइनेंस डिपार्टमेंट और रिकवरी डिपार्टमेंट से। तो कौन कौन पार्टीज़ इन्वॉल्व होंगी, किस वक्त बिज़नेस ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती है और किस वक्त अकाउंट्स में जनरल एंट्री हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें इसके ऊपर अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के ज़रिए क्या किया जाएगा कि नए स्टाफ को हायर किया जाएगा, उसको समझाया जाएगा 10-15 दिन के लिए, उसको किसी सीनियर के थ्रू काम करवाया जाएगा। फिर उसके बाद वो उसको खुद मुख्तार करेंगे, वो खुद से कुछ ना कुछ एंट्री खुद से रिकॉर्ड करना शुरू करे। तो ये एक चीज़ कहलाती है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। सेकंड है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग में ट्रायल और एरर मेथड का तस्करा किया गया है कि जब आप खुद से कुछ काम कर रहे होते हैं या किसी किस्म के बिज़नेस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, डेली एक्टिविटीज़ रूटीन टास्क आप कर रहे होते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रायल एंड एरर मेथड के थ्रू आप सीख रहे होते हैं किस तरीके से आप अपने काम को बेहतर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सेल में, MS एक्सेल में बहुत सारे फार्मूला होते हैं, उन फार्मूला के थ्रू नई से नई ट्रिक्स लगा के ज़्यादा बेहतर तरीके से रिपोर्ट प्रेजेंट की जा सकती है। कौन से शॉर्टकट कीज़ का इस्तेमाल करना है, ये सब चीज़ें करते कराते आती हैं। तो इसका मतलब है ट्रायल और एरर मेथड के थ्रू जब भी आप जॉब पे काम कर रहे होते हैं, तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब है कि आप खुद से काम करते करते बहुत सारी चीज़ें सीख रहे होते हैं, और आप भी सीख रहे होते हैं, आपके सीनियर्स आपको सिखा रहे होते हैं, या आप दूसरों से सीखते हैं।
अपने कॉलीग से सीखते हैं कोई नई बात, किसी तरीके का सॉफ्टवेयर अगर कोई लॉन्च हुआ है उसको कैसे आप बेहतर डील कर सकते हैं, कौन सा अगर एरर आता है तो आप किस तरीके से अपने डेटा को सेव कर सकते हैं या आप बैकअप्स बना सकते हैं, ऑटो बैकअप्स क्रिएट कर सकते हैं। तमाम बातें ऐसी हैं कि जब किसी भी जॉब पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आप लोगों को जो लर्निंग होगी कहलाती है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। थर्ड नंबर पे इंटर्नशिप ट्रेनिंग। इंटर्नशिप ट्रेनिंग का मतलब ये कि सेमेस्टर ब्रेक, सेमेस्टर 1 ख़त्म हुआ है और सेमेस्टर 2 ने शुरू होना है, इस दौरान में हो सकता है कि 1.5 मंथ्स का गैप है। उस गैप में इंटर्नशिप प्रोग्राम्स होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ अरेंज करती हैं बहुत सारी कंपनीज़ को कि कंपनीज अपनी तरफ से कुछ ऐसा प्रोग्राम लेकर आएंगे 6 से 8 हफ्ते में फ्रेशली ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हों या अंडर ग्रेजुएट्स हों जो कि अभी काम पे नहीं जाते, जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि बिज़नेस वर्ल्ड में किस तरीके से काम होता है, कोई जॉब एक्सपीरियंस नहीं है, तो उनको 6 से 8 हफ्ते में कुछ ना कुछ नॉलेज दी जाए, किसी ना किसी तरीके से उनको बिज़नेस एनवायरनमेंट समझाया जाए, किस तरीके से कौन किसको रिपोर्ट करता है, कहाँ पे आप किस तरीके से काम करेंगे, रियल वर्ल्ड बिज़नेस वर्ल्ड में और थियोरेटिकल फील्ड में इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, इसके बारे में बात हो सकती है। तो पेड इंटर्नशिप भी होती है, अनपेड इंटर्नशिप भी होती हैं, कहीं कहीं पे सिर्फ अलाउंसेस मिलते हैं, कहीं कहीं पे कुछ हद तक इंटर्नशिप की पेमेंट मिल जाती है, तो आप उसको कह लें कि सैलरी का दर्जा तो नहीं रखती, किसी हद तक वजीफ़ा कह लें आप उसको वजीफ़े के तौर पे कि वो आपको सिखाते भी हैं, उसके बदले कुछ पैसे भी मिल जाते हैं। तो इंटर्नशिप प्रोग्राम में क्या होता है कि कंपनीज़ किसी छोटी पोस्ट के लिए या किसी सीनियर को असिस्ट करवाने के लिए एक असिस्टेंट के तौर पे एक शख्स को साथ रखवा देते हैं 6 से 8 हफ्ते में, जिनसे उनका भी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का काम निकल जाता है, लेकिन साथ साथ उनकी एक रेपुटेशन जॉब मार्केट में बन जाती है कि ये इंटर्नशिप प्रोग्राम्स करवाते हैं। और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हर ऑर्गेनाइजेशन की कि वो किस तरीके से सोसाइटी को पे बैक करे। तो उसमें से एक पे बैक मेथड ये है कि वो नए स्टाफ को या बिल्कुल इंटर्नशिप के लिए कोई ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने कभी भी बिज़नेस फील्ड में कदम नहीं रखा होता या किसी भी किस्म की कंपनी में काम नहीं किया होता, उनको अपॉर्चुनिटी देते हैं कि 6 से 8 हफ्ते के लिए आप हमारे साथ काम करें। किसी हद तक उसमें ज़िम्मेदारी इतनी ज़्यादा नहीं होती, बहुत कम टास्क परफॉर्म करनी होती है, ज़्यादातर वो लर्निंग कर रहे होते हैं कि किस तरीके से लोग काम करते हैं बिज़नेस वर्ल्ड में। तो ये कहलाएगा इंटर्नशिप ट्रेनिंग। ये 6 से 8 हफ्तों के पे मबनी होती है। स्टूडेंट्स पढ़ाई भी करते जाते हैं, साथ साथ थोड़ी बहुत इंटर्नशिप भी हासिल कर लेते हैं, तो उनको एक एज हासिल हो जाता है। 2 तरीके के स्टूडेंट्स हैं, एक वो स्टूडेंट जिन्होंने पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद अप्लाई किया होता है मार्केट में, जॉब मार्केट में। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो पढ़ाई के दौरान में इंटर्नशिप प्रोग्राम में हिस्सा लेते रहते हैं, तो उसकी वजह से जो एट द एंड ऑफ देयर एजुकेशन जो प्रेफरेंस दी जाएगी वो ऐसे स्टूडेंट को दी जाएगी जिसने थोड़ी बहुत इंटर्नशिप हासिल की हुई होती है, यानी कि कहीं ना कहीं उसने 6 से 8 हफ्ते काम किया होता है। तो वहाँ पे जाके अगर एक्सपीरियंस मैच करेंगे तो एक शख्स होगा उसका एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं है और एक शख्स का एक्सपीरियंस किसी हद तक है 6 से 8 हफ्ते 10 हफ्ते। फिर इसमें ये भी होता है कि हर सेमेस्टर ब्रेक में 1 या 2 इंटर्नशिप कर ली जाए तो तकरीबन फाइनल्स में आपकी 2 से 3 इंटर्नशिप बन जाती हैं, तो CV पे एक अच्छा इंप्रेशन जा रहा होता है। 4th वन है वेस्टिबल ट्रेनिंग। कुछ फील्ड्स ऐसी होती हैं जहाँ पे डायरेक्टली नए स्टाफ से काम नहीं करवाया जाता और डायरेक्टली उनको वो तमाम एक्सेसिबिलिटी नहीं दी जाती जो कि आम स्टाफ को दी जाती है। फॉर एग्जांपल कोई केमिकल प्लांट है तो वहाँ पे केमिकल्स से कैसे काम लेना है, तो हो सकता है कि बिल्कुल नया स्टाफ उसको इस बारे में आगाह करें आहिस्ता आहिस्ता थ्योरेटिकली, उसके बाद फिर जाके किसी हद तक जब तक वो समझ जाते हैं महीने 2 महीने 4 महीने के बाद फिर उनको केमिकल प्लांट पे लेके जाया जाएगा और वहाँ पे उनसे काम करवाया जाएगा। बिल्कुल ऐसी एयरफोर्स की एग्जांपल है कि एयरफोर्स में जो यंग पायलट्स होते हैं उनको डायरेक्टली कॉकपिट पे नहीं बिठाया जाता और डायरेक्टली उनको नहीं कहा जाता कि आप फ्लाई करें, बल्कि सबसे पहले उनको कुछ डेमोस्ट्रेशंस दिखाई जाती हैं वीडियोस के थ्रू, ऑडियोज़ के थ्रू। इसके अलावा चार्ट्स होते हैं, डमी मॉडल्स ऑफ जेट्स होते हैं, उसके ज़रिए समझाया जाता है कि कितनी एलिवेशन से किस तरीके से आपने फ्लाई करना है, वो तमाम चीज़ें। इसका मतलब कॉकपिट पे बैठने से पहले जितने भी मज़ीद काम है, या फॉर एग्जांपल अगर के स्पेस शटल में कोई जा रहा है एस्ट्रोनॉट्स, तो एस्ट्रोनॉट के लिए भी यही करते हैं कि सबसे पहले उनको किसी हद तक समझाते हैं किस तरीके से लेके जाना है आपने, किस तरीके से कौन सा मॉडल है, हम उसकी स्पीड क्या हो सकती है। तो ये तमाम बातें कभी भी एक्सपेंसिव मशीनरी पे डायरेक्टली कभी भी स्टूडेंट्स को या ऐसा स्टाफ जो बिल्कुल यंग होता है, फ्रेश होता है, उसको डायरेक्टली नहीं भेजा जाता, बल्कि उसको कुछ डमी इक्विपमेंट्स पे वो बातें समझाई जाती हैं। तो वेस्टिबल ट्रेनिंग कहलाती है। 5th नंबर आउटसाइड कोर्सेज।
कंपनीज़ क्या करती हैं कि फ़्रेश स्टाफ या कोई ऐसा स्टाफ जो कि ऑलरेडी काम कर रहा है उसको कुछ अरसे के बाद आउटसाइड कोर्सेज़ के लिए भेजा जाता है। आउटसाइड कोर्सेज़ का मतलब ये है कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर इंग्लिश की बात कर लें तो वर्ल्डलिट्स के थ्रू या डोमिनोज़ के थ्रू किसी किस्म का अगर इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स है वो करवा दिया जाए। इसके अलावा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर MS ऑफिस के कोर्सेज़ होते हैं, ये तमाम चीज़ें करवाई जा सकती हैं जिससे स्टाफ की स्किल्स पहले से बेहतर हो जाएं। 6 नंबर रीट्रेनिंग। रीट्रेनिंग का मतलब ये कि कभी कभी स्टाफ एक जगह खाली हो जाता है, उसका काम ख़त्म हो जाता है, लेकिन दूसरी जगह उसकी कोई ना कोई नेसेसिटी होती है। इस सूरत हाल में स्टाफ को ये काम करना है कि स्टाफ को जब आप स्विच करेंगे किसी और डिपार्टमेंट में तो उस डिपार्टमेंट में जाने से पहले उसको कुछ ना कुछ ट्रेन करेंगे, कुछ चेंजेस लानी होंगी। मतलब कि बिल्कुल एज इट इज़ एक स्टाफ कहीं काम कर रहा है उसको बिल्कुल एज इट इज़ ले जाके बगैर कुछ ट्रेनिंग दिए दूसरे डिपार्टमेंट में स्विच नहीं किया जा सकता। उसको कुछ ना कुछ ट्रेनिंग दी जाएगी, उसको कुछ ना कुछ नई बातें समझाई जाएंगी, उसकी क्या लेंगे रीट्रेनिंग कहलाती है ये चीज़। तो रीट्रेनिंग का क्या मतलब है कि एक डिपार्टमेंट से अगर दूसरे डिपार्टमेंट में या एक प्रोजेक्ट से अगर दूसरे प्रोजेक्ट में स्टाफ पहुँचाया जा रहा है और एक प्रोजेक्ट अगर ख़त्म हो रहा है और अगला प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, इसके अंदर जो प्रोसीजर है वो ये रहेगा कि स्टाफ को नए प्रोजेक्ट के लिहाज से या नए डिपार्टमेंट के लिहाज से कुछ ना कुछ ट्रेनिंग करवाई जाएगी, उस वहाँ के स्कोप बताया जाएगा किस तरीके से स्कोप ऑफ वर्क है। तो ये तमाम चीज़ें हो सकती हैं, कहलाती है रीट्रेनिंग। 7 नंबर है टीचिंग मशीन्स। तो आप लोगों को पता ही है कि ऑनलाइन काफ़ी ट्यूटोरियल्स होते हैं। आपने अगर एडवांस एक्सेल सीखना है, आपने MS पावर पॉइंट सीखना है, MS वर्ड सीखना है, इसके अलावा किसी भी किस्म की अगर अकाउंट से रिलेटेड, टैक्सेशन से रिलेटेड, ऑडिट से रिलेटेड या कम्युनिकेशन किसी भी किस्म के कोर्सेज से रिलेटेड कहीं आप अगर ट्यूटोरियल्स ऑनलाइन देख रहे हैं या आपकी कंपनी आपको सजेस्ट करती है कि आप ऑनलाइन जाके कुछ वेबसाइट पे विज़िट करें और वहाँ से लर्निंग करें, कुछ कोर्सेज भी होते हैं ऑनलाइन। फॉर एग्जांपल एक अगर कंपनी है उसकी पेरेंट कंपनी फ्रांस में है तो फ्रांस के हेड ऑफिस से अगर किसी किस्म के पोर्टल पे किसी किस्म के सेमिनार्स अटेंड आप कर सकते हैं ऑनलाइन जाके, या कहीं पे आपको एक्सेस होती है कि कुछ टेस्ट वगैरह कर रहे हो, तो ये तमाम चीज़ें या कोई लेक्चर अटेंड करना ऑनलाइन, ये सब आता है टीचिंग मशीन्स में। ये तो टेक्निकल ट्रेनिंग किस किस तरीके से होती है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है काइंड ऑफ शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम। नंबर 1 लेक्चर्स के थ्रू। शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग हमने बहुत कम वक्त में किस तरीके से बेहतर ट्रेन करना है स्टाफ को। नंबर 1 लेक्चर। तो फॉर एग्जांपल अगर मैनेजर है, मैनेजर के अंडर 7 to 8 स्टाफ है और वो कोई नई मार्केटिंग कैंपेन कर रहे हैं, तो लेक्चर के थ्रू या सेमिनार के थ्रू क्या होगा कि जो मैनेजर हैं वो अपनी फील्ड से रिलेटेड या मार्केट से रिलेटेड या प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ लेक्चर्स देंगे या कोई मीटिंग्स रखेंगे जिससे स्टाफ जो दूसरा स्टाफ है उसको समझ आएगा कि किस तरीके से उसने बिहेव करना है उस खास प्रोजेक्ट के अंदर या उस खास मार्केटिंग कैंपेन में। तो लेक्चर के थ्रू क्या होता है कि स्टाफ को कम वक्त में टू द पॉइंट कुछ बातें समझा दी जाती हैं जिसकी वजह से उनको आसानी हो जाती है। अगर के लेक्चर कंडक्ट ना किया जाता तो हो सकता है कि स्टाफ को परेशानी या दुश्वारी हो सकती थी। सेकंड नंबर इंसिडेंट्स। कभी ऐसा होता है कि काफ़ी ऐसे इश्यूज़ आ जाते हैं जिनको टैकल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो स्टाफ को इंसिडेंट्स के थ्रू सिखाना चाहिए। या कोई प्रॉब्लम अगर बहुत बड़ी आ जाती है या कोई आपकी सेल्स कैंपेन फेल हो चुकी है, उसके बदले आपने क्या करना है या आप उससे क्या सीख सकते हैं, तो पॉजिटिव मैनर में अपने फेलियर्स से बहुत सारी चीज़ें आप लर्न कर सकते हैं कि आप किस तरीके से आइंदा के लिए बेहतरी ला सकते हैं। इसका मतलब है फेलियर्स में भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होते हैं जिनको देखते हुए आगे आप लेके जा सकते हैं अपने कैरियर को। तो कंपनीज़ भी यही करती हैं कि स्टाफ को समझाती हैं कि किस तरीके से उन्होंने इंसिडेंट से भी सीखना है और आइंदा ऐसे इंसिडेंट से बचना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स जैसे हो सकती हैं कि अगर एक फेलियर आ चुका है या एक प्रॉब्लम आ चुकी है तो उसको किस तरीके से एड्रेस करना है, इसको हमने कवर किया था। बिजनेस कम्युनिकेशन में भी प्रॉब्लम सॉल्विंग सॉल्यूशंस किस तरीके से कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग अमंग द ग्रुप हो सकती है, इसके ऊपर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। ग्रुप्स में भी डिस्कस कर चुके थे मैनेजमेंट के चैप्टर में, और कम्युनिकेशन में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। कम्युनिकेशन का टॉपिक था प्रॉब्लम सॉल्विंग मीटिंग्स। थर्ड ग्रुप डायनामिक्स। ग्रुप डायनामिक्स में साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि ग्रुप में आप ट्रेनिंग करवा सकते हैं, सबको एक टॉपिक पे ले जाके हर ग्रुप मेंबर्स से पूछ सकते हैं जिसको लीडरशिप में
आमतौर पे ब्यूरोक्रेटिक मॉडल या फिर डेमोक्रेटिक मॉडल के हिसाब से भी जाना जाता है। तो ग्रुप में जब ग्रुप मेंबर्स आपके बहुत अच्छे पोटेंशियल के होते हैं तो कहीं किसी का कोई वीक एरिया होता है तो दूसरे का स्ट्रॉन्ग एरिया होता है। तो एक फील्ड में हो सकता है कि कोई एक अपनी एक्सपर्टीज़ एक फील्ड में एक तरफ उसकी ज़्यादा हो, लेकिन उसी फील्ड में किसी और स्किल में वो उसकी कुछ ना कुछ कमी हो, लेकिन उसकी वो कमी दूसरा कोई और वर्कर कंपनसेट कर सकता है। तो ऐसा होता है बिल्कुल कि स्टाफ के साथ जब साथ मिलके काम करते हैं ग्रुप में टीम मेंबर्स ग्रुप मेंबर्स साथ में मिलके काम करते हैं तो एक की वीकनेस और दूसरे की स्ट्रेंथ जब जमा करेंगे इन दी एंड ग्रुप गोल अचीव होता है। तो जो स्ट्रेंथ्स किसी और के पास है आप उसकी भी लर्निंग कर सकते हैं और वो कोताहियाँ जो आपके अंदर मौजूद हैं वो आप उसको बेहतर कर सकते हैं किसी और से सीखते हुए। भले से वो आपका हो सकता है कि बिल्कुल ग्रुप मेंबर आपके ही लेवल का हो लेकिन उसके पास कुछ अलग एक्सपर्टीज़ हो या कुछ अलग तरीके के टॉपिक्स या एरियाज़ में वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आप उससे बिल्कुल लर्निंग कर सकते हैं। फोर नंबर है सिमुलेशन एक्सरसाइजेस। तकरीबन कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो वीकेंड्स पे या वीकडेज में कोई 1 आवर या 2 आवर्स के सेशन रखती है जिसमें वो प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे होते हैं या किसी किस्म की अगर प्रॉब्लम आ जाए उसको कैसे टैकल करना है ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे होते हैं और साथ साथ किस तरीके से किसको हम प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, प्रेजेंटेशन स्किल्स बेहतर बनाने के लिए सिमुलेशन एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं। सिमुलेशन एक्सरसाइज का मतलब है कि एक इन्वायरमेंट या सिनेरियो क्रिएट किया जाता है और एक प्रॉब्लम बताई जाती है और तमाम ग्रुप या स्टाफ से कहा जाता है कि आप अगर उस प्रॉब्लम में होंगे और आपके पास इतना फाइनेंस होगा तो आप उसको कैसे एलोकेट करेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि कंपनीज किस तरीके से इस किस्म की एक्टिविटीज़ करवाती हैं। लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ये तो शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम्स थे जो कि थोड़े अरसे के लिए होते रहे और होते होते वो कभी ना कभी इख्तिताम पजीर हो जाते हैं। तो बहुत शॉर्ट टर्म नेचर से ऑब्जेक्टिव्स कवर हो जाते हैं काफ़ी सारे एम्प्लॉइज़ के बहुत कम टाइम से हम उनको ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर वो शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग्स ना करवाई जाए तो जो स्टाफ बिल्कुल रॉ स्टाफ है या उसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है किसी भी फील्ड के बारे में और अगर हम उसको शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग भी ना दें तो इसका मतलब है बहुत ज़्यादा गलती का इम्कान है। तो बेहतर ये है कि शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग किसी हद तक करवा दी जाए ताकि स्टाफ जब उस खास प्रोजेक्ट पर काम शुरू करे तो उसके पास बैकग्राउंड नॉलेज कुछ ना कुछ मौजूद हो। लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में किस तरीके से 1 साल 2 साल 4 साल का प्लान किया जाए और अपने स्टाफ को समझाया जाए कि आप जब 2 साल या 4 साल तक हमारे साथ रहेंगे तो आपकी क्या वर्थ हो जाएगी और आप मार्केट में या अपने कैरियर में कितना आगे बढ़ जाएंगे। और जो स्टाफ का ऑब्जेक्टिव है आगे बढ़ना या कैरियर ग्रोथ, बिल्कुल उसी के साथ साइड बाय साइड जो है वो कंपनी का भी एक ख़ास मोटिव होता है कि वो स्टाफ जब जितना ट्रेन होता जाएगा और जितना एक्सपीरियंस होता जाएगा उतनी ज़्यादा यूटिलिटी वो कंपनी को भी फराहम करेगा। तो इसके लिए लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें सबसे पहले नंबर 1 है टेम्पररी प्रमोशन। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है उसके 10 मंथ्स जो हैं वो ऑन सीज़न के हैं, 2 मंथ्स ऑफ सीज़न के। अब वो 2 मंथ्स में हो सकता है कि जो सीनियर मेंबर्स हैं या सीनियर मैनेजमेंट है वो हो सकता है कि लीव्स पे चली जाए या उसको कहीं और यूटिलाइज़ किया जाए और जो स्टाफ यहाँ मौजूद है जो कि उनके अंडर काम कर रहा है वो 2 मंथ्स क्योंकि ऑफ सीज़न है 2 मंथ्स क्योंकि इतना प्रेशर ऑफ वर्क नहीं है तो हो सकता है कि अपनी पोजीशन उनको टेम्पररी बुनियादों पे अगर कंपनी अलाउ करे और कंपनी के रूल्स में हो कि नए लोगों को किस तरीके से सिखा सकते हैं तो 2 ऑफ सीज़न मंथ्स उनके सपोर्ट कर दिए जाएँ कि आप इसको किस तरीके से लेके चलते हैं। इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि उनको फुल फ्लैज हम सारी अथॉरिटी देते हैं बल्कि उनको सपोर्ट भी किया जाता है ऑनलाइन या अगर कभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है तो सीनियर स्टाफ को बुला लिया जाता है कि आप आके थोड़े से प्रॉब्लम्स अगर ज़्यादा आ गए तो उसको आप टैकल कर लें। अदरवाइज़ अगर इस तरीके का काम है कि ऑफ सीज़न का काम है और इतना प्रेशर नहीं है तो टेम्प्रेरी प्रमोशन करके किसी स्टाफ को आगे बढ़ाने के लिए कि वो आइंदा 6 साल 8 साल के बाद या 4 साल के बाद हमें बेहतर सर्व कर सके उसको एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो ऑफ सीज़न में किस तरीके से काम कर सकते हैं ताकि उनकी फिर जो स्किल्स हैं मैनेजरियल स्किल्स वो डेवलप हो जाए। सेकंड नंबर प्लान्ड प्रोग्रेशन। प्लान्ड प्रोग्रेशन का ये मतलब है कि अगर एक स्टाफ का कैरियर शुरू हुआ है वो 0 ईयर पे है और उसका अभी लेवल है वो है असिस्टेंट का, असिस्टेंट ऑफिसर। अगर कि वो अपनी पेस पे बिल्कुल ठीक तरीके से काम करता रहे तो 1 ईयर पे उसको ऑफिसर का रैंक दिया जाए। 2 ईयर्स पे फॉर एग्जांपल उसका रैंक हो जाए सीनियर
ऑफिसर। तो अभी तक मैंने आपको बताया है कि अगर शुरुआत में उसको रैंक दिया गया असिस्टेंट ऑफिसर का, बिल्कुल फ्रेश एक ऑफिसर या कोई एम्प्लॉय आया, उसको 1 साल के बाद अगर उसने बिल्कुल बेहतर परफॉर्म किया तो ऑफिसर का रैंक मिलेगा, उसके बाद सीनियर ऑफिसर का। ये सब प्लान ऑलरेडी बने हुए होते हैं और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ये काम है कि स्टाफिंग जब शुरू करनी है, साथ साथ उसका कैरियर का प्रोग्राम भी बनाना है अपने। तो अगर बिल्कुल वो ठीक तरीके से चलते रहें तो हो सकता है कि तीसरे साल उनको सुपरवाइजरी लेवल मिल जाए और इसी तरीके से चलते चलते हो सकता है 6th ईयर में वो मैनेजर की पोजीशन तक पहुंच जाए। प्लान्ड प्रोग्रेशन का मतलब ये कि एक ख़ास तरीके से एक ख़ास लेवल में स्टाफ का कैरियर शुरू हुआ, उसमें रैंक बढ़ा, उसके बाद मज़ीद उसने बेहतर काम किया, फिर मज़ीद रैंक बढ़ा। तो ये जो कैरियर प्रोग्रेशन का मतलब कैरियर आगे बढ़ना स्टेप बाय स्टेप, कि आपने एक के बाद एक पोजीशन हासिल की। पहले आप असिस्टेंट ऑफिसर लेवल पे थे, फिर आप ऑफिसर लेवल पे थे, फिर आप सीनियर ऑफिसर लेवल पे थे और फिर आप मैनेजर लेवल तक पहुंच गए 6 साल पे। तो किस तरीके से आप स्टाफ को लेके जाएंगे और सबके लिए क्या रूल्स होंगे, ये कैरियर प्रोग्राम। थर्ड, असिस्टेंट टू पोजीशन। मैनेजर से पहले कहीं ना कहीं सुपरवाइज़र या असिस्टेंट टू पोजीशन होती है। असिस्टेंट टू पोजीशन का मतलब ये है कि असिस्टेंट मैनेजर किस तरीके से काम करेंगे मैनेजर को साथ साथ रहते हुए, मैनेजर के साथ साथ किस तरीके से सीख सकते हैं। जब मैनेजर डे टू डे एक्टिविटीज़ कर रहे होंगे तो असिस्टेंट मैनेजर उनके साथ ये देख रहे होंगे कि किस तरीके से मैनेजर अपना काम करते हैं, उनकी एग्जीक्यूशन कैसी है। तो मैनेजर के साथ अगर लग के काम किया जाए, असिस्टेंट मैनेजर उनके साथ साथ रहें, उनसे बहुत सारी चीज़ें सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, उनके साथ डे टू डे एक्टिविटीज़ देख रहे होते हैं किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं। तो असिस्टेंट की पोजीशन से क्या होता है कि आगे जाके आप कहीं ना कहीं मैनेजर लेवल तक जब पहुंच जाएंगे तो क्योंकि आपने वो काम देखा हुआ है किसी और को करते हुए कि वो किस तरीके से काम कर रहे थे, तो उनकी स्किल्स अपने अंदर डेवलप करना या उनके एक्सपीरियंसेस से बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आप हासिल कर लेते हैं। इन दी एंड असिस्टेंट टू पोजीशन की वजह से ये होता है कि जब आपको मैनेजरियल लेवल मिलता है तो फिर आप, क्योंकि आपके पास कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस ऑलरेडी मौजूद होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स देख के आ रहे होते हैं, तो आपके लिए आसान हो जाता है एग्जीक्यूशन करना अपने टेन्योर में। तो असिस्टेंट टू की पोजीशन कहलाती है लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम से। फोर्थ नंबर, सर्विंग ऑन कमिटीज़। कमिटीज़ के ऊपर ग्रुप्स के चैप्टर में डिस्कशन हुआ था। कमिटीज़ कभी कभी टेम्प्रेरी बेसिस पे भी बनती हैं। अब फॉर एग्जांपल कंपनी कोई नया प्लान लेके आना चाह रही है कि किस तरीके से ई कॉमर्स में कंपनी आगे बढ़े, या एंड्रॉयड फ़ोन्स में कोई एप्लीकेशन ऐसी लेकर आएँ कि जिसकी वजह से कंपनी की सेल्स में इजाफा हो या कस्टमर की नॉलेज में इजाफा हो। तो क्योंकि ये एक ऐसी टास्क है जो कि रूटीन नहीं है, नॉन रूटीन है, तो इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का भी इनपुट चाहिए होगा। तो एक कमेटी बना दी जाए, अगर क्या मार्केटिंग डिपार्टमेंट से कोई 1 या 2 स्टाफ को नॉमिनेट करें, फाइनेंस डिपार्टमेंट से 1-2 नए स्टाफ नॉमिनेट करें, जिनका काम हुआ कि वो उस एप्लीकेशन के थ्रू वो अपने एस्पेक्ट बता रहे हो फाइनेंस के हिसाब से, कि फाइनेंस के हिसाब से क्या क्या चीज़ें उस एप्लीकेशन में होनी चाहिए, मार्केटिंग वाले अपने हिसाब से इनपुट दे रहे होंगे। तो एक ख़ास तरीके की कमेटी बन जाएगी जो एक ख़ास लॉन्ग टर्म बेसिस पे काम कर रही होगी एक एप्लीकेशन को डेवलप करवाने के लिए। आईटी वाले भी होंगे कि किस तरीके से वो एंड्रॉयड की एप्लीकेशन बनाई जा सकती है। तो आईटी वाले अपने हिसाब से प्रोग्रामिंग करेंगे, उनके बैक एंड पे जो नॉलेज होगी वो दे रहे होंगे फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले, मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाले, कि आपने प्राइसिंग क्या रखनी है, आपने कौन कौन से कस्टमर्स को टारगेट करना है, कस्टमर किस तरीके से कैटेगराइज होंगे, क्या वो जेंडर वाइज कैटेगराइज होंगे, क्या वो एरिया रीजन वाइज कैटेगराइज होंगे, क्या वो प्रोडक्ट वाइज कैटेगराइज होंगे। तो ये तमाम बातें एक कमेटी बना दी जाएगी। उस कमेटी में एक लेआउट बनेगा, एक आउटलाइन बनेगी किस तरीके से सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा। उसमें बहुत सारे स्टाफ होंगे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, और जब ये तमाम बातें तमाम स्टाफ मिल के एक ख़ास पॉइंट प्रेजेंट कर देगा, पॉइंट ऑफ व्यू अपने सीनियर्स को, या फॉर एग्जांपल डायरेक्टर अगर ये कमेटी को हेड कर रहे हैं, चेयर कर रहे हैं, तो इन दी एंड उनको तमाम फाइंडिंग्स मिल जाएंगी, और अगर एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम होगा तो फिर आइंदा से एग्जीक्यूशन शुरू हो जाएगी उसकी। पेज नंबर 82, जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन का मतलब ये है कि आप अगर काम कर रहे हैं किसी बैंक में फॉर एग्जांपल, तो बैंक में जॉब रोटेट होती रहती है। मतलब एक ब्रांच से आपको दूसरी ब्रांच भेजा जाता है, दूसरी से तीसरी ब्रांच भी भेजा जा सकता है, साथ साथ डिपार्टमेंट भी रोटेट हो सकता है कि आपकी जॉब पहले किसी और डिपार्टमेंट में थी, कस्टमर को कैसे हैंडल करना है, या पब्लिक रिलेशनिंग के डिपार्टमेंट से आपको ले जाया जाए
और इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट में बिल्कुल ऐसा हो सकता है। तो ये जॉब रोटेशन कहलाती है, क्योंकि स्टाफ जब भी एक ही तरीके का काम करता रहेगा तो उसकी वो ख़ास स्किल्स तो डेवलप होंगी, लेकिन वो उसमें बोर होता जाएगा आगे जाके। अगर कि कोई नई चीज़ नहीं आ रही है और रेपिटेटिव टास्क है, तो क्योंकि स्टाफ को आपने दूसरे एवेन्यूज़ भी दिखाने होते हैं, दूसरे एरियाज़ में भी काम करवाना होता है, तो स्टाफ को फिर आप दूसरी तरफ ले जाते हैं, दूसरे एरियाज़ में काम करवाते हैं, वो कहलाता है जॉब रोटेशन। सिक्स्थ हेडिंग है आउटसाइड एक्सपीरियंसेस। ऐसा होता है कि सेलेक्टेड मैनेजर्स को कहा जाता है कि आप मास्टर्स या बैचलर्स में अगर एडमिशन लेना चाहें तो कंपनी कुछ स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेगी और कंपनी किस हद तक आपको बेनिफिट कर सकती है स्कॉलरशिप में, ये स्कीम में कंपनी की बताया जा रहा होता है कि कौन कौन सा स्टाफ ऐसा है जो कि एलिजिबल होगा, तो उसको आप मज़ीद पढ़ने का मौका दे सकते हैं या उसको 2 से 3 साल की ट्रेनिंग के लिए बाहर भी भेजा जाता है। तो कभी ऐसा होता है कि अपने स्टाफ को आउटसाइड सिटी या फिर आउटसाइड द कंट्री अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो किस तरीके से जाके किसी तरीके के जाके आगे जाके वो ऐसा काम करें कि दूसरे बिज़नेस इन्वायरमेंट में वो किस तरीके से चल सकते हैं आगे, या उनके हिसाब से कैसे चल सकते हैं, या उनको ऐसी लर्निंग हो जो इंटरनेशनल इन्वायरमेंट में भी चल रही होती है, कोई नई से नई चीज़ किस तरीके से काम करना है, अपनी स्किल्स को डेवलप करना। तो इसमें कोर्सेज हो सकते हैं, टेक्निकल कोर्सेज भी होते हैं, एजुकेशनल कोर्सेज भी होते हैं। एजुकेशनल कोर्सेज का मतलब ये है कि एजुकेशन में आप आगे जाते हैं तो आपको डिग्री मज़ीद बेहतर मिल जाती है, मास्टर्स की डिग्री हो सकती है जैसे, और MBA प्रोग्राम्स करवाती हैं कंपनीज, यूनिवर्सिटीज़ से कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हैं कि 50-50% बेसिस पे 50% स्टूडेंट बेयर करेंगे फ़ीस और 50% कंपनी बेयर करेगी फ़ीस। तो MBA प्रोग्राम में यूनिवर्सिटी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाता है और कंपनी अपने 4 से 5 स्टाफ का, जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो 4 से 5 स्टाफ की हाफ ऑफ फीस वो कंपनी बेयर कर रही होती है और हाफ ऑफ फीस जो है वो स्टूडेंट्स बेयर कर रहे होते हैं, जो कि कंपनी का एम्प्लॉई होता है। इसके अलावा सर्टिफिकेशन हो सकती हैं, 3 से 4 महीने का कोर्स, ये कहलाता है आउटसाइड एक्सपीरियंस। इसके अलावा कंपनी अपनी नेटवर्क कंपनी में, या फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में अगर प्रॉक्टर एंड गैम्बल पाकिस्तान काम कर रही है, तो प्रॉक्टर एंड गैम्बल पाकिस्तान के अलावा प्रॉक्टर एंड गैम्बल UAE भी काम कर रही है, तो कराची से एक स्टाफ को रोटेट करवा के, या कह लें कि आउटसाइड एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए दुबई में किसी खास टेन्योर तक के लिए उसको वहाँ भेजा जा सकता है, बिल्कुल। तो ये कहलाता है आउटसाइड एक्सपीरियंसेस। 7 नंबर, मेंबरशिप ऑफ जूनियर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्योंकि स्टाफ को आगे लेके जाना है और स्टेप बाय स्टेप उसको कुछ खास रैंक देना है, तो एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो मेन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, उसका काम होता है कि किस तरीके से कंपनी को आगे लेके जाना है और स्ट्रेटजी कैसे बनानी है। लेकिन एक जूनियर बोर्ड ऑफ मेंबर्स कहीं कहीं कुछ कंपनीज ऐसा करती हैं कि एक ख़ास बोर्ड ऑफ मेंबर बनाती हैं जो कि यंग लीडर्स का होता है, और वो बैठ के कोई नई मार्केटिंग स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें जो कि ऐड ऑन कर सकती हैं कंपनी के बिज़नेस को। तो एक फोरम बना दिया जाता है जहाँ पे कुछ यंग स्टाफ को साथ रख लिया जाता है, वो कहलाता है मेंबरशिप ऑफ जूनियर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। 8 नंबर, साइकोलॉजिकल मेथड्स। आर्टिफिशियल कॉपी ऑफ रियल, मतलब कि कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जो कि दूसरी कंपनी में हो चुकी है, तो आप अपने स्टाफ से कहते हैं कि अगर उस कंपनी में ये प्रॉब्लम इस सिनेरियो में क्रिएट हुई है और यही प्रॉब्लम आपकी कंपनी में आपके सिनेरियो में क्रिएट होती, तो आप उसको कैसे टैकल करते। तो ये जो भी एक्सरसाइजेज हैं कहलाती हैं साइकोलॉजिकल मेथड्स। उसमें फिर ये होता है कि अपने स्टाफ को ये भी देखना होगा कि बिज़नेस, आपके बिज़नेस में रहते हुए उन हदूद में रहते हुए किस तरीके से वो काम कर रहे हैं और किस तरीके से वो प्रॉब्लम को टेक केयर कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत बड़ी कंपनी है तो वो प्रॉब्लम या बहुत बड़े सेटबैक से वो आगे बढ़ जाती है और ओवरकम कर लेती है, अपनी गलतियों को बेहतर कर जाती है। कुछ कंपनी ऐसी होती है जिनके लिए लॉसेज हो जाते हैं, वो अनबेरेबल लॉस होते हैं, फिर वो आगे नहीं बढ़ पाते, फिर उनका बिजनेस मजीद डाउन साइजिंग की तरफ जाता है। तो इसमें साइकोलॉजिकल मेथड्स में समझाया जाता है कि अगर एक ख़ास प्रॉब्लम आपकी तरफ आ जाए फॉर एग्जांपल, तो आप उसको कैसे केटर कर सकते हैं और आप अपने एनवायरनमेंट में रहते हुए कैसे उससे कॉम्बैट कर सकते हैं। तो ये कहलाता है साइकोलॉजिकल मेथड्स। तो आज की क्लास में जो हमने कंप्लीट किया है वो ट्रेनिंग मेथड्स या ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के ऊपर टॉपिक कंप्लीट किया स्टाफिंग में। अच्छा, अगर इसमें क्वेश्चन आता है स्पेसिफिकली फॉर टेक्निकल ट्रेनिंग, तो टेक्निकल ट्रेनिंग का टॉपिक कवर करेंगे। स्पेसिफिकली अगर क्वेश्चन आता है शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग, तो शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग का टॉपिक कवर करना है आपने, और अगर लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग स्पेसिफिकली आता है तो लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर जनरल क्वेश्चन आ गया कि ट्रेनिंग मेथड्स क्या है, तो फिर आपकी मर्जी है, आप
कोई सी 4 से 6 8 हेडिंग देखते हुए कि कितनी मार्किंग है उस हिसाब से आप लिख सकते हैं। ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं उसमें वो आता है डिस्क्रिप्टिव नेचर का, तो हेडिंग्स के साथ लिखना है और मैटर आपका ज़्यादा होना चाहिए इस पर लिखने के लिए। तो इसको आप ठीक तरीके से याद करें, खासतौर पर हेडिंग्स आपको याद होनी चाहिए और एग्जामिनेबिलिटी इसकी काफ़ी ज़्यादा है, 10 से 12 नंबर का सवाल आ सकता है। तो अगली क्लास में मिलते हैं इंशाल्लाह। स्टाफिंग का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, किसी भी किस्म की क्वेरीज हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इसके बारे में। और मज़ीद ये कि आप लोग इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, कोशिश करके हेडिंग के हिसाब से याद कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और फिर आप अपना लिटरेचर भी लिख सकते हैं, लेकिन वो रेलिवेंट होना चाहिए। और किसी को अगर रेलिवेंट लिटरेचर आप अपनी तरफ से ना लिख पाएँ या आपको किसी किस्म की दुश्वारी है, उस सूरत में आप ये करेंगे कि फिर आप लर्निंग कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगली क्लास में इंशाल्लाह बात होती है, तो नया चैप्टर शुरू करेंगे मैनेजमेंट का। स्टाफिंग चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अल्लाह हाफ़िज़।